Dear students, welcome to the today e-lecture of PBM, Product and Brand Management, Unit 3rd, Module 3rd, Brand Management and Branding. Today we will discuss lecture number 20. In lecture number 20, we will discuss two topics, branding challenges and opportunities and brand knowledge. First of all, we will discuss branding challenges and opportunities, and after that we will discuss brand knowledge. Branding challenges and opportunities is divided into two parts. First of all, we will discuss branding challenges, and after that we will discuss branding opportunities. ब्रांडिंग चैलेंजेस क्या है? कोई भी कंपनी अपने ब्रांड की ब्रांडिंग कर रही है, मींस ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक उस ब्रांड की रीच करवाना चाहती है, तो ये एक इजी टास्क नहीं है, इसमें काफ़ी सारे हर्डल्स होते हैं। तो एज ए ब्रांड मैनेजर आपको नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं उनको फेस करना पड़ सकता है। तो वो चैलेंजेस क्या है, वही अपन इस टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैलेंज क्या है? कंसीडरिंग ब्रांडिंग एज एन एसेट, कि टॉप मैनेजमेंट है वो ब्रांड को एसेट कंसीडर नहीं करता है, वो ब्रांड को लायबिलिटी कंसीडर करता है। तो एज ए ब्रांड मैनेजर आपको ब्रांड को एसेट कंसीडर कराने के लिए चैलेंज आता है, क्योंकि ब्रांडिंग है एक तरीके से प्लांटेशन जैसी होती है। आपने किसी भी पौधे का बीज लगाया, किसी भी फल के पेड़ का बीज लगाया आपने, उसके बाद आपको उसको प्रॉपर खाद देनी होगी, उसकी प्रॉपर ग्रूमिंग करनी होगी, जब जाकर वो साल 2 साल 3 साल में आपको फल देना स्टार्ट करता है। तो इनिशियल लेवल में आपको उस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है और बाद में जाकर आपको फल की फॉर्म में, फ्रूट्स की फॉर्म में रिटर्न मिल रहा है। इसी तरीके से ब्रांडिंग इजी टास्क नहीं है, ब्रांड को डेवलप करने में टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, इन्वेस्टमेंट लगता है और उसके बाद उसका रिटर्न मिलना चालू होता है। लेकिन आज की डेट में इतना कट थ्रू कंपटीशन है कि ब्रांड मैनेजर के ऊपर प्रेशर रहता है कि वो शॉर्ट टर्म में ही उस ब्रांड से फिनेंशियल गेन है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकर्स हैं उनके सामने एक ये क्या होगा, चैलेंज आपको एज ए ब्रांड मैनेजर आएगा। सेकंड चैलेंज क्या होता है? ब्रिंगिंग अ ब्रेक थ्रू ब्रांड कंसेप्ट्स। खाली ब्रांडिंग से ही कुछ नहीं होता है, ब्रांडिंग करने के लिए, ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके पास यूनिक आइडिया या यूनिक कंसेप्ट भी होना चाहिए, तभी वो ब्रांडिंग सक्सेसफुल होती है। तो ये भी ब्रांड मैनेजर के सामने एक चैलेंज होता है कि वो अपने प्रोडक्ट में ऐसे क्या इनोवेटिवनेस, ऐसी क्या यूनिक फीचर डाले कि उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सके। जितने भी ज़्यादातर सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने उस प्रोडक्ट कैटेगरी में ब्रांडिंग स्टार्ट की और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लेकर आए। टाटा ने साल्ट में ब्रांडिंग स्टार्ट की और इनोवेशन स्टार्ट किया, वैक्यूम एवापोरेटेड आयोडीन युक्त नमक। सोनी ने पोर्टेबल कैसेट प्लेयर बनाकर कॉन्सेप्ट दिया और वॉकमैन नाम दिया तो सक्सेसफुल रहा। एप्पल ने, स्टीव जॉब्स ने है पोर्टेबल MP3 प्लेयर बनाया, आईपॉड नाम दिया तो वो सक्सेसफुल रहा। आज की डेट में कोई कंपनी स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस कर रही है, वही 6.22 इंच का बेजल डिस्प्ले वाला है स्मार्टफोन है, 6GB रैम है, 128GB इंटरनल मेमोरी है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लासेस प्रोटेक्शन है। तो वो मार्केट में नंबर ऑफ ब्रांड्स ऐसे अवेलेबल हैं, सक्सेसफुल ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो कस्टमर आपके नए ब्रांड को परचेज क्यों करेगा? लेकिन अगर आपके मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में कोई इनोवेटिव फीचर है, फोल्डिंग, आप फर्स्ट फोल्डिंग स्क्रीन का फ़ोन लॉन्च कर रहे हो, तो ये कस्टमर के लिए इनोवेटिव कंसेप्ट है, तो आपके एज ए ब्रांड सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये ब्रांड मैनेजर के सामने चैलेंज होता है कि वो अपने प्रोडक्ट में क्या ऐसा ब्रेक थ्रू या इनोवेटिव कंसेप्ट दे। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल चैलेंजेस। ब्रांड मैनेजर के सामने एक और चैलेंज क्या होता है कि ब्रांड के लिए मैनेजमेंट से फाइनेंशियल बजट को अप्रूव कराना, सेंसिबल बजट को अलॉट कराना, क्योंकि जब तक आप है ब्रांडिंग के लिए पैसा खर्च नहीं करोगे, ब्रांडिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी और ब्रांडिंग जब तक नहीं हो पाएगी आपको उससे रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को इस चीज़ के लिए कन्विंस करना कि जिस पर आज हम रिटर्न आप उम्मीद लगा रहे हो, जिस ब्रांड से आप है रिटर्न चाह रहे हो, तो पहले उसमें आपको बजट एलोकेट करना पड़ेगा और उस बजट को प्रॉपरली उस ब्रांडिंग के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो ये भी ब्रांड मैनेजर के सामने एक चैलेंज होता है कि वो अपने ब्रांड के लिए है सेंसिबल बजट को अलॉट करा सके। नेक्स्ट क्या है?
चैलेंज क्रिएटिंग ए डिजिटल ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। पहले जो ट्रेडिशनल ब्रांडिंग थी वो स्टैटिक थी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते थे। कस्टमर है उसके पास कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन के सोर्सेज नहीं होते थे, लेकिन आज की डेट में ज़्यादातर कंपनीज हैं, ज़्यादातर कस्टमर्स क्योंकि डिजिटल मीडिया पर है तो डिजिटल ब्रांडिंग कर रही हैं। तो जो डिजिटल ब्रांडिंग है वो डायनेमिक है और कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल ब्रांड बिल्डिंग। तो इसमें आपको चैलेंज है कि आप तो सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर ब्रांडिंग कर रहे हो, लेकिन कस्टमर है वो आपके बारे में कोई भी रिव्यू दे सकता है, वो कोई भी कमेंट दे सकता है। आप तो उनको कंटिन्यूसली रीड करना पड़ेगा, उनको फिल्टर करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म चेंज होते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। नए नए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इंटरनेट के थ्रू आपको अपनी वेबसाइट को कंटिन्यूसली अपडेटेड करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए क्या होगा, एक चैलेंज होता है। नेक्स्ट क्या है, सेवी कस्टमर्स। पहले कस्टमर है वो ब्रांडिंग के लिए ज़्यादा अवेयर नहीं थे, लेकिन आज की डेट में धीरे धीरे कस्टमर भी एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं, बिजनेसेस भी एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं। वो जो ब्रांड कम्युनिकेट कर रहा है वो उस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी ब्रांडेड प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहा है। तो खाली आप ब्रांडिंग के भरोसे ही नहीं रह सकते। अगर आपने ब्रांडिंग की हुई है और अपने प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, फीचर में, लुकिंग में, डिज़ाइन में, पैकेजिंग में, तो कस्टमर आपको प्रेफर नहीं करेगा। तो आपको कस्टमर की डिमांड्स के अकॉर्डिंग अपने ब्रांड्स में भी चेंज करना पड़ेगा, ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज में भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी ब्रांड मैनेजर के सामने एक चैलेंज आता है। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक डाउनटर्न। ये एक रिसर्च हुआ है इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पर। तो इस रिसर्च स्टडी ने चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं वो प्रेजेंट किए थे। क्या फैक्ट प्रेजेंट किए थे कि टोटल 18% कस्टमर्स ने रिपोर्टिंग की कि जब रिसेशन आ गया तो उन्होंने ब्रांडेड प्रोडक्ट की जगह लो प्राइस प्रोडक्ट्स को प्रेफर किया, और उनमें से 46% स्विचर्स यानी कि जिन्होंने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की जगह अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को रिसेशन के टाइम परचेज किया, उन्होंने कहा कि उनको लो प्राइस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर लगी और वो उनसे इम्प्रेस हुए। तो 34% स्विचर्स ने कहा कि जब वापस से इकोनॉमी ग्रो में आ जाएगी उसके बावजूद भी वो इन लो प्राइस प्रोडक्ट को परचेज करना जारी रखेंगे एज कंपेयर टू हाई प्राइस प्रोडक्ट। तो अब ये ब्रांडिंग में एक चैलेंज आ गया, क्योंकि इकोनॉमी का तो एक साइकिल है, ग्रोथ के बाद है आपकी है रिकवरी होगी, रिकवरी के बाद आपकी ग्रोथ होगी, उसके बाद रिसेशन हो सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, तो ये साइकिल चलता रहता है। तो अब रिसेशन के बाद इकोनॉमी है रिकवरी में आ रही है, तो उस टाइम भी ये जो स्विचर्स थे ये ब्रांडेड की जगह अब लो प्राइस प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रहे हैं, तो उनको वापस ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ लेकर आना, ये एक ब्रांडिंग में क्या आ जाता है, चैलेंज आ जाता है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, चैलेंज ब्रांड प्रोफिलरेशन। ब्रांड प्रोफिलरेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी अपनी एक प्रोडक्ट लाइन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है और उन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को कस्टमर को वैरायटी देने के लिए उनके ब्रांड नेम अलग अलग रखती है। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं अपन, ब्रांड प्रोफिलरेशन बोलते हैं। जैसे HUL की सोप्स है, एक प्रोडक्ट लाइन है, तो उसमें ब्रिज है, हमाम है, रक्सोना है, पियर्स है, डव है, लक्स है, ये अलग अलग सोप्स के ब्रांड्स आ रहे हैं। तो इस स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं, ब्रांड प्रोफिलरेशन बोलते हैं। तो इसमें चैलेंज ये आ जाता है कि कंपनी इतनी सारे ब्रांड्स की वैरायटी इसलिए दे रहा है कि कस्टमर है वो कंप्यूटर के पास नहीं जाए और कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स की सेल ना हो। लेकिन क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है कंपनी का एक ब्रांड है वो कंपनी के दूसरे ब्रांड की सेल को डाउन कर देता है। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कैनिबलाइजेशन बोलते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है कि आपका ही एक ब्रांड आपके ही दूसरे ब्रांड की सेल को डाउन कर रहा है। जैसे मारुति है, उसके हैचबैक में मारुति जैन गाड़ी थी, मारुति ने वैरायटी देने के लिए मारुति एल्टो लॉन्च की कि इस वजह से कि कंप्यूटर के प्रोडक्ट की सेल नहीं हो, लेकिन जो मारुति की एल्टो थे उसी ने मारुति की जैन की ही सेल को क्या कर दिया, डाउन कर दिया। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, कैनिबलाइजेशन। और ये टर्म है इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड प्रोफिलरेशन बोलते हैं। तो ये ब्रांडिंग में कुछ क्या आ जाएंगे, चैलेंजेज आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या आता है, ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो ब्रांडिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, फर्स्ट डिफाइन योर पर्सोना। अगर आप एक सक्सेसफुल ब्रांडिंग करना चाहते हो तो अपने ब्रांड को किसी फिक्टिशियस कैरेक्टर के साथ जोड़ दो, या कोई है इंप्रेसिव टैगलाइन रखो, या कोई इंप्रेसिव जिंगल रखो, जिससे कि आपके ब्रांड की एक अलग इमेज हो जाए, एक अलग वैल्यू
वैल्यू प्रपोजिशन हो जाए। जैसे एशियन पेंट ने गट्टू कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कैरेक्टर के साथ अपने आप को एसोसिएट किया हुआ है। अमूल ने है वो एक लड़की के साथ, छोटी सी बच्ची के साथ है, अपने आप को अटली बटली डिलीशियस एड के थ्रू एसोसिएट किया हुआ है। बनी के साथ है, ड्यूरेसेल ने अपने आप को किया हुआ है रैबिट के साथ, अंकल डोनाल्ड के साथ, मैकडोनल्ड ने अपने आप को रोनाल्डो के साथ किया हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या है, सेमी फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा अमूल दूध पीता है इंडिया, तो उन्होंने है अपने आप को इंडिया के साथ अपनी पर्सनैलिटी बनाई हुई है। दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, तो उन्होंने है अपने आप को, क्योंकि इंडिया में गोरेपन को दूध से माना जाता है कि ये दूध जैसा झक सफ़ेद है, तो उसने उसके साथ अपना पर्सोना वैल्यू प्रपोजिशन को डिफाइन किया हुआ है। सेकंड क्या है, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इंटरनेट प्रेजेंस स्पेशली सोशल मीडिया। आज की डेट में जो ब्रांडिंग का कंसेप्ट है वो सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स को लुभाता है। तो वो सारे के सारे आज की डेट में स्मार्टफोन रखते हैं, इंटरनेट एडिक्ट होते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं। तो आज की डेट में कंपनी को अगर अपनी ब्रांडिंग करनी है तो उन्हें इंटरनेट पर अपनी प्रेजेंस चाहिए। और जो भी यूथ ओरिएंटेड सोशल मीडिया है, वेदर फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, यहाँ पर उनको अपनी लिंक्डइन हो, पिनरेस्ट हो, यहाँ पर उन्हें अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, ब्लॉगिंग फॉर ब्रांडिंग। ब्लॉगिंग बेसिकली इंटरनेट पर एक कंसेप्ट है जिसमें कंपनी अपने ब्रांड को प्रमोट नहीं करती है, वो जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी से रिलेटेड अपने कस्टमर्स को वो यूजफुल इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इससे भी आपके ब्रांडिंग होने के चांसेस होते हैं। जैसे कोई कंपनी स्पाइसेस मसाला बनाती है तो उसने ब्रांडिंग के लिए है ब्लॉगिंग का यूज करी, तो ब्लॉगिंग में अपने ब्रांड की बढ़ाई नहीं करेगी, वो नए नए रेसिपीज के बारे में बताएगी। तो उसके टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे, जो कि कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो बार बार वो रेसिपीज पढ़ेंगे तो उस जो है आपके मसाले हैं, स्पाइसेस ब्रांड है, वो उनके माइंड में रहेगा। कोई कंपनी टायर बनाती है तो उसने टायर मेंटेनेंस के रिगार्डिंग ब्लॉग बनाया हुआ है, तो उसमें वो अपने टायर का प्रमोशन नहीं करती, वो ये बताती है कि टायर को कैसे कैसे चेंजेस करना चाहिए, टायर में प्रेशर कितना रहना चाहिए, टायर पंचर हो जाए ट्यूबलेस टायर तो उसे कैसे रिपेयर करना चाहिए। तो कंटिन्यूसली एक पर्सन है वो ब्लॉग पढ़ता है, तो जब कभी उसे टायर परचेज करने होंगे तो हो सकता है वो आपकी कंपनी के ब्रांड को प्रेफर करे। और फोर्थ क्या है, कस्टमर सर्विस एज ए प्रायोरिटी। खाली ब्रांडिंग करने से ही कुछ नहीं हो जाएगा। ब्रांडिंग का मतलब प्री सेल प्रमोशन नहीं है, ब्रांडिंग पोस्ट सेल प्रमोशन भी होती है। कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद भी आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड रहने चाहिए, और कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद आपके प्रोडक्ट से तब सेटिस्फाइड होंगे जब उनको गुड सर्विस मिल रही होगी। तो ब्रांडिंग में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि आपको कस्टमर सर्विस को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। तो इसी के साथ आपका ये ब्रांडिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है, ब्रांड नॉलेज। ये है आपके सेक्शन ए या सेक्शन बी में आ सकता है। तो ब्रांड नॉलेज दो वर्ड से मिलकर बना है, ब्रांड प्लस नॉलेज। तो ब्रांड नॉलेज का मतलब क्या होगा कि कंज्यूमर्स की अंडरस्टैंडिंग और रिकॉल ब्रांड और इट्स प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम आते ही कस्टमर को अगर आपके ब्रांड का नाम याद आ रहा है तो उसकी ब्रांड नॉलेज है, और नहीं आ रहा है तो ब्रांड नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्टफोन एक प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो जैसे ही स्मार्टफोन बोला तो उसमें जिन जिन ब्रांड्स के नाम आपको याद आ रहे हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी कि उतने ही ब्रांड्स बनते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ब्रांड्स हैं वो स्मार्टफोन कैटेगरी में है। लेकिन जो जो ब्रांड्स आपको नाम याद आ रहे हैं, इट मीन्स उनकी नॉलेज क्या है, ज़्यादा है। जैसे सैमसंग है, एप्पल आईफोन है, वीवो है, रियलमी है, ओप्पो है, रेडमी है। तो ये कुछ ब्रांड्स आपको याद आए हैं। माइक्रोमैक्स है, लावा है, इंटेक्स है, कार्बन है। तो इसका मतलब इनकी नॉलेज है आपके माइंड में है। तो ब्रांड नॉलेज है बेसिकली कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि कस्टमर आपके ब्रांड को रिमेंबर कर पाता है, नहीं कर पाता, और ब्रांड को करेक्टली आपके साथ है उस प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ एसोसिएट कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो ब्रांड नॉलेज कैसे हाई होती है कि जिन ब्रांड की सक्सेसफुल स्टोरीज आपको पता है, इसका मतलब उसकी नॉलेज हाई है। जिस ब्रांड की आपको वैल्यूज पता है, उसका मतलब उस ब्रांड की नॉलेज हाई है। जिस ब्रांड की आपको पार्टनरशिप पता है, इसने इसके साथ मर्जर किया हुआ है, एक्विजिशन किया हुआ है, इसका मतलब उस ब्रांड की नॉलेज हाई है। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, आपको पता है आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल पीएलसी के बीच में जॉइंट वेंचर है, तो इट मीन्स उसकी नॉलेज आपको ज़्यादा है। और आपको पता है कि उस ब्रांड में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, इट मीन्स उसकी नॉलेज ज़्यादा है। अगर आपको पता है सैमसंग में सैमसंग ब्रांड से टेलीविजन भी बन रहे हैं, रेफ्रिजरेटर भी बन रहे हैं, इसके अलावा स्मार्टफोन भी बन रहे हैं, एसी भी बन रहे हैं, इट मीन्स उसकी आपको नॉलेज हाई है। तो
कस्टमर है उन्हीं ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं, उन्हीं ब्रांड्स को परचेज करते हैं जिनकी ब्रांड नॉलेज हाई होती है। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है इसमें, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ब्रांड नॉलेज। तो फर्स्ट क्या है, ब्रांड अवेयरनेस, कि कितने प्रतिशत कस्टमर हैं वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 100 कस्टमर से पूछा कि आप डालडा ब्रांड को जानते हो क्या, तो 100 में से 100 ने यस बोला, तो इट मीन्स उसकी ब्रांड अवेयरनेस हाई है। आपने फिर उन्हीं कस्टमर से पूछा आप गगन ब्रांड को जानते हो क्या, उसमें से 60 कस्टमर्स ने यस बोला, 40 ने नो बोला, तो इसका मतलब उसकी ब्रांड अवेयरनेस 60% है। तो बट ओबियस जिसकी ब्रांड अवेयरनेस जितनी ज़्यादा है इट मीन्स उस ब्रांड की नॉलेज कस्टमर की ज़्यादा है। सेकंड क्या है, ब्रांड आइडेंटिटी, जिस ब्रांड के कस्टमर्स पंच लाइन, लोगो, टैग लाइन, सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, पैकेजिंग को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, इट मीन्स उस ब्रांड की नॉलेज ज़्यादा है। किसी ने दूसरे कस्टमर के पास या किसी दूसरे पर्सन के शूज़ देखे और उस पर राइट का निशान बना हुआ था, तो वो तुरंत आइडेंटिफाई कर रखा है कि इसने नाइकी का शूज़ पहन रखा है। उसने किसी दूसरे पर्सन के पास देखा उसमें 3 पैरेलल स्ट्रिप्स थी, तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसने एडिडास के शूज़ पहन रखे हैं, इट मीन्स उस ब्रांड की उसको नॉलेज ज़्यादा है। और जिस ब्रांड के आपको टैगलाइन है, जिस ब्रांड का लोगो है या पैकेजिंग आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स उस ब्रांड की नॉलेज कम है। नेक्स्ट क्या है, ब्रांड गवर्नेंस। ब्रांड गवर्नेंस का मतलब होता है कि उस ब्रांड को कैसे डेवलप किया गया है, कौन सा मैनेजमेंट है जिसका क्लियर विजन मिशन है, तो उस ब्रांड की नॉलेज ज़्यादा है। हर किसी को पता है भाई महिंद्रा महिंद्रा का सीईओ आनंद महिंद्रा जी हैं जो कि कंटिन्यूसली ट्वीट भी करते रहते हैं, तो उसकी नॉलेज ज़्यादा है। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हैं, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के थे, सुंदर पिचोई इस टाइम पर गूगल के हैं, स्टीव जॉब्स का है, उन्होंने है अच्छे ढंग से एप्पल ब्रांड को डेवलप किया, इट मीन्स उसकी नॉलेज ज़्यादा है। और लास्ट क्या आता है इसमें, ब्रांड ऑथेंसिटी। ब्रांड ऑथेंसिटी का क्या मतलब होता है कि वो जो ब्रांड क्लेम कर रहा है कस्टमर उस पर अगर विश्वास कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो इट मीन्स उसकी नॉलेज ज़्यादा है। सोनी कहता है कि अच्छी पिक्चर क्वालिटी और अच्छी साउंड क्वालिटी है और कस्टमर्स उसकी बात पर बिलीव कर रहे हैं, तो इट मीन्स उसकी ब्रांड ऑथेंसिटी ज़्यादा है और उसकी बट ऑब्वियस नॉलेज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था लेक्चर नंबर 20, जिसमें हमने ब्रांड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ा और ब्रांड नॉलेज पढ़ा। ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।